नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। यह देश सिर्फ उम्मीद के आसरे चल रहा है। 24 छात्र पानी में बह जाते हैं, सर्च ऑपरेशन बंद हो जाता है क्योंकि रात में कोई व्यवस्था नहीं है। यह वाकया कल का है। बात आगे बढ़ती और आज दिन में शुरू होते हैं तो बात निकलने लगती है। अब रेस्क्यू नहीं, सर्च ऑपरेशन वाकई चल रहा है और फिर शाम ढलते ढलते आज भी वो बंद हो गया। यह वाकई देश उम्मीद पर चल रहा है। जिस दौर में जिन बातों का जिक्र लगातार होता रहा, विपक्ष में बैठकर बीजेपी भी करती रही और चुनावों के दौर में जिक्र होता रहा, लेकिन आज अभिभाषण में बहुत सारे हिस्से बदल गए, नई परिभाषाएं भी गढ़ी गई, नए तरीकों से स्थितियों को रखने की कोशिश भी की गई, क्योंकि उम्मीद वही है इस देश की पहचान। आइए जरा इस उम्मीद को उस अंधेरे में टटोलने की कोशिश करते हैं जो वाकई एक भयावह स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर रही है। गर्मी इसलिए पड़ रही है और उम्मीद इसलिए जागृत है क्योंकि नए नए शहर बनेंगे, बाजार खुलेंगे। गर्मी से राहत देने की कोई व्यवस्था है तो जेब में पैसे होने चाहिए। आप एसी खरीद लें, एसी खरीद लेंगे, जंगल खत्म करेंगे, खेत के लिए जमीन खत्म करेंगे, कंक्रीट का जंगल बनाएंगे, तो उसके बाद पैसे जेब में होने चाहिए। लेकिन बिजली कहां से लाएंगे? 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। कितने बरस? 8 बरस, 2022 तक। बहुत कुछ है इस उम्मीद के आसरे, लेकिन शुरुआत दरअसल उस दर्द से जहां की खुशनुमा वादियों के बीच कोई भी मचल जाता है, लेकिन मचला ऐसे कि जीवन चला गया। और जीवन जब चला गया तो सिस्टम फेल नजर आया। आइए आपको लिए चलते हैं उसी जगह पे जहां पे रविवार की शाम तस्वीर खींचते खिंचाते लड़के पानी के रेले में बहकर चले गए और कोई चेतावनी नहीं दी गई। व्यास नदी की यह धारा ठीक उसी वक्त की है जब लारजी बांध से पानी छोड़ा गया और हैदराबाद से आए छात्रों को यह पानी अपनी आगोश में ले गया। अपने ही साथियों को मौत के मुंह में समाते हुए साथियों ने ही देखा। रूह कपा देने वाली नदी के इस रौद्र रूप को देखकर किनारे खड़े संगी साथी कांप गए। देख रहे थे अपने ही साथियों को किसी तिनके की तरह बहते हुए। एक साथी ने कांपते हाथों से कुलांचे मारती लहरों में अपने साथियों को बहते देखकर कैमरा तो ऑन कर दिया, लेकिन कैमरे के साथ साथ जिंदगी और साथियों का साथ छूटते हुए नंगी आंखों से देखा, धड़कते दिल से महसूस किया। अचानक से सब हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बीच में ही हम लोग रह गए। हम भी वही बीच में ही थे, लेकिन हम किनारे पे थोड़ा थे तो निकल आए। जो नदी किनारे खड़े थे उनका भरोसा जिंदगी से डगमगाया, क्योंकि 5 दिन पहले ही तो हैदराबाद के VNR इंजीनियरिंग कॉलेज के 52 छात्र छात्राएं एक साथ हर्षोल्लास के साथ निकले थे। सभी 5 जून को आगरा पहुंचे, ताजमहल देखा। मथुरा जाने का कार्यक्रम रद्द हुआ, फिर अमृतसर जाना था, लेकिन वहां भी हालात बिगड़ने की खबर ने कार्यक्रम बदल दिया। दिल्ली से सभी मनाली पहुंचे, लेकिन मनाली में भी राफ्टिंग नहीं कर पाए। छात्र छात्राएं दुखी थे। ऐसे में लौटते वक्त, चंडीगढ़ लौटते वक्त थालौट के करीब व्यास नदी की खूबसूरती देखी तो हर छात्र का दिल मचल गया। कुछ ठंडे पानी में पांव डालने उतरे तो कुछ खूबसूरत दृश्य को कैमरे में कैद करने उतरे, और जो उतरे वह नदी की इस धारा में किसी कीट पतंगे की तरह बहते चले गए। कांपते हाथ और धड़कते दिल से कैमरे में बंद इन तस्वीरों को हर किसी ने रुला दिया। जीवनदायिनी या कहें जिंदगी का प्रतीक ही मौत की वजह बन गई। किसी ने सोचा ना था व्यास नदी की खूबसूरती जिंदगी की त्रासदी में बदल जाएगी, लेकिन सच यही है। बेहद ठंडा पानी होता है व्यास नदी का, रोहतांग पास से निकलता है। कहते हैं बर्फ पिघलती है तो उसकी स्थितियां इतनी ठंडी और साफ पानी रहता है कि उसको देखकर कोई भी मचल जाए। वहां से मंडी, कांगड़ा, पंजाब के होशियारपुर, सतलुज से मिलना, फिर पाकिस्तान के पंजाब की तरफ चले जाना, और वहां पर नदियों का मिलन होता है। एक लिहाज से जो 5 नदियां कही जाती हैं उन सब का मिलन, और इन सब के बीच इंडस वैली दरअसल यही कहलाती है। सवाल यह नहीं है कि इसकी खूबसूरती पर मन लट्टू हो गया, सवाल यह है कि पूरा सिस्टम इस तरीके से फेल है कि दरअसल सिर्फ एक शब्द हर किसी ज़हन में, उम्मीद। अंधेरे में जरा आइए हम दिखलाते हैं कि किस खूबसूरत वादियों में कैसे कैसे क्या कुछ हुआ और सब कुछ खत्म हो गया।
कहते हैं हिमाचल की असल खूबसूरती इसी व्यास नदी में बसती है। एक तरफ आसमान को छूते हरे बड़े पहाड़ तो दूसरी तरफ जमीन पर किसी उशृंखल बच्चे की तर्ज पर बहती व्यास नदी। बेहद ठंडा पानी, साफ पानी, जिसे देखकर कोई भी इस पानी में उतरने के लिए मचल जाए। लेकिन खूबसूरत वादियों के बीच खामोश पानी में अचानक रफ्तार की आहट बांध से छोड़े जाने वाले इस पानी से शुरू होती है। मंडी के लारजी जल विद्युत परियोजना बांध से पानी बिना किसी चेतावनी के झटके में छोड़ा गया और जैसे ही नदी के पानी में बांध से छोड़ा पानी मिला, वैसे ही शांत खामोश ठंडी नदी का पानी सैलाब में बदल गया और व्यास नदी का रौद्र रूप सामने आ गया। और यह देखिए, जिस वक्त पानी छोड़ा गया उस वक्त व्यास नदी में कैसा रौद्र रूप था। जो व्यास नदी की खूबसूरती देखकर फोटो खींचने किनारे पहुंचे थे, वह सभी इस पानी में बहते चले गए और बेहद दर्दनाक हादसे में व्यास नदी की खूबसूरती भी एक त्रासदी में बदल गई। सिर्फ उम्मीद इसलिए क्योंकि नेताओं का पहुंचना जारी, उन सब के बीच हर किसी को उम्मीद स्थितियां ठीक हो जाएगी, जांच होगी तो पता चलेगा दोषी कौन है। लेकिन आज रात भी वहां पर कोई ऑपरेशन सर्च का नहीं चल रहा है, क्योंकि इस देश में कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे उस जगह पे कोई ऑपरेशन चलाया जा सके। देश 21वीं सदी में कदम रख रहा है, लेकिन ब्यास नदी आज की नहीं है, महाभारत काल में इसका जिक्र किया गया था। तो क्या ये देश अब भी उन्हीं परिस्थितियों में जी रहा है? लेकिन बातें सुन लीजिए नेताओं की, क्या कुछ किस ने किस तरीके से कहा। हूटर बजा था मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं, अलग बात है। हूटर बजा था लोगों ने और लोगों ने उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही दोष किसका था इसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो इतने सारे बच्चों की जानें गई हैं। मैं आशा करती हूं कि मुझे ऐसी दुर्घटना के संदर्भ में हिमाचल कभी लौटना ना पड़े। सबक लिया जाना चाहिए। दुर्घटना कोई भी छोटी हो, एक जान भी जाए तो किसी के घर का चिराग तो बुझ जाता है। यहाँ तो 25 घरों में अंधेरा हुआ है। इस स्थिति में अपने आप को रख के हर कोई देखे उनके नौजवान बेटे या बेटी के साथ ही हो, तब क्या मानसिकता होगी। इस प्रकार जब इतना पानी आना है जिसके बहाव में कोई टिक नहीं सकता, उससे पहले पूरी सूचना, पूरा इंतजाम, पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि पूरी सावधानी रखने में कोई कमी रही। हर कोई दर्द के सैलाब में डूबा हुआ है, हर कोई गमगीन है। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि स्थिति कैसे संभलनी चाहिए, किस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए। बार बार ये सवाल अनसुलझा रह जाता है और बार बार हर कोई दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप से ज़्यादा बड़ा बोझ सिस्टम चलाने वालों के हाथ में आकर खड़ा हो गया और उनकी हथेली खाली है। बहरहाल हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास भी जिक्र समझने के लिए कि किस तरह से कच्ची पगडंडियों से ये छात्र उतरे थे और कैसे नदी की आगोश में चले गए। लेकिन उससे पहले आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण था। सरकार नई बनी है, जनादेश भरपूर है, ताकत जबरदस्त है, उसमें भी उम्मीद का आसरा हर किसी के भीतर है। तो ऐसे में अभिभाषण में क्या कुछ हो, उसके बीच में कुछ चीजें हर जहन में कूद सकती है। जैसे आइए हम दिखाते हैं उस उम्मीद के आसरे क्या क्या बदल गया। दरअसल एजेंडे में आज हर घर में शौचालय आया, ठंडे बस्ते में अयोध्या डाल दिया गया। अगला हिस्सा हिमाचल का संरक्षण, हिमाचल नहीं है दरअसल ये हिमालय के संरक्षण की बात है। सीमा पार विस्तार जो हिमालय के उस पार से होता है उसका जिक्र ठंडे बस्ते में। कश्मीर का विकास का जिक्र आया, धारा 370 का जिक्र नहीं किया गया, वो भी ठंडे बस्ते में। अल्पसंख्यकों को समान अवसर दिया जाएगा, इसका जिक्र किया गया। कॉमन सिविल कोड ठंडे बस्ते में। कश्मीरी पंडितों मलहम लगाया गया है, जिक्र किया गया है, दोबारा भेजा जाएगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ ठंडे बस्ते में कोई जिक्र नहीं। पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने का जिक्र किया गया, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद शब्द या पाकिस्तान का जिक्र आज अभिभाषण में बिल्कुल नहीं किया गया, वो भी ठंडे बस्ते में। चीन के साथ सामरिक और रणनीतिक संबंध बनाने का जिक्र किया गया, लेकिन चीनी घुसपैठ या उसकी विस्तारवादी नीति ठंडे बस्ते में।
वन बंधु कार्यक्रम का जिक्र किया गया। धर्मांतरण जो हो रहा था आदिवासी इलाकों में, उसको लेकर बात आज ठंडे बस्ते में। अविरल स्वच्छ गंगा, इसका जिक्र किया गया। इसके काउंटर में कुछ रखना जरूरी नहीं, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान तो पहले ही बनाया गया था। लेकिन फिर से दोबारा उम्मीद हम आपको दिखाते हैं। अंधेरे में उम्मीद का जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है कि एक उम्मीद, इस बरस सूखा पड़ सकता है, उसको लेकर सरकार ने अभी से टुकडुगी बजा दी है। लेकिन सवाल है, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम है, ये अभी तक सामने नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। My government is alert about the possibility of a subnormal monsoon this year, and contingency plans are being prepared. तो सरकार को इसका एहसास हो चुका है कि इस बार मानसून कमजोर होगा। यानी मोदी सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि मोदी सरकार को मिले जनादेश का सबसे मजबूत खंबा महंगाई से परेशान लोगों का ही है, जिस पर नकेल कसने में मनमोहन सरकार फेल रही। और अब कमजोर मानसून की आहट ने मुश्किल भरे हालात के संकेत दे दिए हैं। तो जाहिर है मोदी सरकार के 3 मंत्रालयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सीधे कहें तो 3 मंत्री, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और जल संसाधन मंत्री उमा भारती। जाहिर है इन 3 मंत्रालयों के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर वाकई मानसून कमजोर हुआ, सूखा पड़ा, तो किसान खुदकुशी न करें, यह देखना होगा। सिंचाई को लेकर पानी की व्यवस्था हो, यह मंत्रालयों को देखना होगा। और खाद्य पदार्थों की कीमत न बढ़े, इसके लिए भी सरकार को सचेत रहना होगा। जाहिर है इन 3 मंत्रियों को खासी मशक्कत करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या कोई कार्य योजना सरकार के पास है जिससे तीनों मंत्रालय सूखे के हालात से निपटने के लिए तैयार रहें और जमाखोरी और कालाबाजारी रोक सकें? क्योंकि महंगाई की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है, इसे आज सरकार ने भी माना। Containing food inflation will be the topmost priority for my government. There would be an emphasis on improving the supply side of various agro and agro-based products. My government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. It will reform the public distribution system, incorporating best practices. फिर वही उम्मीद इसलिए क्योंकि मंत्री हो या फिर मौसम विभाग, दोनों चिता रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन रास्ता किसी के पास नहीं है। लेकिन इनकी आवाज भी सुन लीजिए। आज 93 एवरेज है, लेकिन हमारा जो रेंज है वो 90% से 96% है, तो वो 95% भी उसमें आ रहा है। परंतु एक सुखद शायद ये नया समाचार ये है कि वो एवरेज जो 93 का था, 95 का था, वो 93, उस समय 95 लग रहा था, अब थोड़ा 93 है, तो उसको हम अपने ढंग से देख सकते हैं। कुछ एल नीनो जैसी अवस्था है जिसमें कि जो पूर्व पश्चिम सर्कुलेशन है, जिसको कि हम ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन कहें, और जो एल नीनो के साथ में जिसका परोक्ष संबंध होता है इक्वेटोरियल रीजन में। देश रुआसा हो सकता है कि इस बार सूखा पड़ेगा तो महंगाई पर नकेल कसने के लिए क्या वाकई जमाखोरी नहीं होगी? क्या इन सब के बीच सबको थाम लिया जाएगा? लेकिन दोबारा हमको लगता है लौटते हैं फिर मंडी वाले स्थिति में, क्योंकि वहां से जो बच्चे जो बचे हुए थे उन्हें चंडीगढ़ लाया गया और वहां से विशेष विमान के जरिए हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है। अब सोचिए जब वो हैदराबाद पहुंचेंगे तो किस स्थिति में उन तमाम परिजन होंगे जो लोग अपने माँ बच्चों को छोड़ने पहुंचे थे हैदराबाद। 3 तारीख की ही तो बात है, हंसी खुशी सब कोई जा रहे थे, और अब सिर्फ 6 दिन बाद गमगीन माहौल क्या होगा। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान के पास। देखिए वो बता रहे हैं किस पगडंडी से छात्र उतरे, कैसे तस्वीरें खींच रहे थे और सब कुछ कैसे हो गया। हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था, जिस हादसे में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र बहे थे। फिलहाल हम आपको एक बार दिखाते हैं आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ था। सबसे पहले जो हट आप देख रहे हैं ये चाय की दुकान है, ठीक हाईवे के किनारे है, और ये जो कच्चा रास्ता कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं, इस रास्ते से कॉलेज के छात्र छात्राएं नीचे आए थे। अब आप नदी देख रहे हैं, ब्यास नदी है, इससे थोड़ी दूरी पर पीछे लारजी डैम है, वहां से कल शाम को
6:30 बजे के करीब तकरीबन पानी छोड़ा गया था और इस पानी के अंदर जो छात्र छात्राएं थे फोटोग्राफी के लिए आए हुए थे और इस पत्थरों पर पैर लटकाकर बैठे हुए थे और अचानक पानी आ गया। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने बचाने की भी कोशिश की थी। किस तरीके से हुआ था ये हादसा? वो बच्चे जब 6 बजे यहाँ आए तो दरिया के साइड में थे, सारे इकट्ठे हुए थे और वो कुछ फोटो ले रहे थे, कुछ पानियों से खेल रहे थे। तो हमने उनको थोड़ा देर पहले उनको आगाह भी किया, अब देखो पानी छूटने का टाइम हो चुका है, भैया आप ज्यादा नीचे ना रहे तो ठीक है। फिर जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो पानी बढ़ तो तब भी वो उसके साथ फोटो खींचते रहे और वो वहाँ खेलते रहे। फिर जब पानी बहुत ज्यादा बह गया तो फिर हमने उनको बड़ी जोर जैसे यहाँ से चला के कहने लगे भी पानी बढ़ रहा है और आप आ जाओ। फिर वो जैसे ही देखते देखते जब हम थोड़ी देर के बाद नीचे भागे तो वो उतने को पानी उनकी टांगों तक पहुंच चुका था। फिर हमने उनको जो है इधर को छलांग लगाने के लिए कहा भाई आप छलांग लगा के हम आपको पकड़ते हैं यहाँ। तो एक बंदा मैंने जो है रस्से के लिए भेजा, भाई हम रस्से से इनको बचाते हैं। रस्से भी फेंके पर लेकिन उनसे वो पकड़े नहीं गए।